हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, इससे हमको क्या फॉर्मूला मिलता है और कहाँ कहाँ ये यूज होता है। और अगर आप सब कुछ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, जो कि किया गया है गणितज्ञ की तरफ से गणित में जारी। तो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का आपको पता है कि तीन उन्होंने लॉ दिए थे। आइजैक न्यूटन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और उन्होंने तीन लॉज ऑफ मोशन दिए थे। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ मोमेंटम, और द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने का रहेगा, कि उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्या है क्या। और वो समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, जैसा आप पढ़ रहे हैं, कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remain at rest or keep moving in a straight line at a constant speed unless it is acted upon by an unbalanced force। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है क्या। लेट अस एज्यूम एक कार है हमारे पास। तो एक कार बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। मेरा आर्टवर्क बहुत अच्छा नहीं है तो माफ़ कीजिएगा अगर अच्छी ना बने, बट फिर भी कोशिश कर लेते हैं। तो जैसा ये हम देख रहे हैं, ये हमारी एक कार है। अब बड़ी ब्लैंड सी कार लग रही है तो थोड़ा सा इसको कलरफुल बना लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर भर देता हूँ और ये हमारे कार के हैंडल्स हो गए। अभी भी बहुत अच्छी तो नहीं लग रही, बट फिर भी व्हील्स तो वैसे काले ही होते हैं, बट थोड़ा सा और कलर ऐड करने के लिए व्हील्स को मैं रेड बना लेता हूँ। मान लीजिए कि व्हील्स रेड है और लेट अस एज्यूम कि ये कार जो है वो अभी रेस्ट पे है। तो जैसा मैंने बताया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और इनर्शिया का मतलब ये है कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी जो किसी एक बॉडी के पास होती है, कि वो जो चीज़ कर रही है वही चीज़ वो करते रहना पसंद करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब सुबह सो रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप सोते ही रहो, सोते ही रहो, सोते ही रहो। सुबह उठने का मन नहीं करता ना? मेरा भी नहीं करता, डोंट वरी, सब वैसे ही हैं। और इनर्शिया सिर्फ रेस्ट लेने के टाइम नहीं होता, इनर्शिया काम करते टाइम भी होता है, कि चलो यार अभी मैं काम कर रहा हूँ, एक्शन में हूँ, तो काम खत्म ही कर लूँ, उसके बाद ही मैं उठूंगा। तो वो इनर्शिया हर तरह से होता है। और ऐसे ही एक बॉडी के पास भी इनर्शिया होता है। तो अगर ये एक कार रेस्ट पे है तो वो तब तक हिलेगी नहीं जब तक कोई और उस पर फोर्स ना लगाए, जब तक कोई उसको धक्का ना दे, या जब तक कार को स्टार्ट करके इंजन से उसको फोर्स ना मिले। जब तक कोई फोर्स नहीं मिलेगी, कार रेस्ट पे रहेगी। अब सपोज हमने इंजन स्टार्ट किया, कार को चलाया, तो कार चल रही है इस डायरेक्शन में। तो हमने एक्सेलरेटर दिया और कार का एक्सेलरेटर अब छोड़ दिया, और जैसे ही हम फोर्स छोड़ेंगे तो वो कांस्टेंट स्पीड पर कार चलती रहेगी। ना कांस्टेंट स्पीड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वैसे तो हमने देखा है कि कार का एक्सेलरेटर जब छोड़ दो तो वो धीरे 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 उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी। बट वो इसलिए हो रही है क्योंकि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो, अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी और सेम स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक कोई किसी चीज से टकरा ना जाए और उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, तब तक वो उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ वो चलती रहेगी। अब अगर हम एक बार ये चीज समझ गए, फिर हम जा सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए कि वो क्या है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। तो इसकी एक्चुअली दो डेफिनेशंस हैं, और वो दोनों डेफिनेशंस क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन है दैट द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन टू वेरिएबल्स, द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो ये चीज़ें मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ कि एक्सेलरेशन जो किसी भी एक बॉडी का है, क्योंकि जब भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही। एक्सेलरेशन का मतलब कि वो स्पीड उसकी बढ़ेगी। तो अगर रेस्ट पे है और मैं उसको धक्का दूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो वो चलने लगेगी, स्पीड उसकी बढ़ेगी, तो मतलब एक्सेलरेशन आ रही है। तो ये एक्सेलरेशन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, एक तो हम कितना फोर्स उस बॉडी पर लगा रहे हैं और दूसरा वो चीज़ कितना भारी है। तो ये चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ हल्की होगी उस पर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो हिल जाएगी, और जो चीज़ भारी होगी उसको धक्का लगाएंगे तो शायद ना हिले। और एक ही चीज़ को अगर धक्का देना है तो हम जितनी ज़ोर से फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो स्पीड पकड़ेगी, राइट। और इसका एक एग्जाम्पल देखने से पहले ये देख लेते हैं कि दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है। तो जो दूसरी डेफिनेशन है न्यूटन सेकंड लॉ की, वो ये है कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स equals the change in momentum of a system divided by the time over which it changes। अब अगर आप मेरे जैसे हैं तो ये डेफिनेशन सुनकर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता लगा होगा कि ये डेफिनेशन कहने की कोशिश क्या कर रही है। तो उसको एक बार समझ लेते हैं कि मोमेंटम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से। वैसे तो M लेना चाहिए था, बट M क्योंकि वो ऑलरेडी मास के लिए लेते हैं इसीलिए उन्होंने इसको P लिया हुआ है। तो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P, और इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, कि बॉडी का मास कितना है और वो कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है। तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। अब जब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम की, ये चेंज इन मोमेंटम क्या होता है या चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम यूजुअली चेंज होता है, चेंज डिपेंड करता है, वो चेंज हो सकता है स्पीड की वजह से या मास की वजह से। तो जब हम एक दो गाड़ियों की टक्कर की बात करते हैं तो एक इम्पैक्ट होता है, तो उस केस में हम कहते हैं कि मोमेंटम रिमेन्स द सेम बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट। तो वो पूरे सिस्टम की बात हो रही है कि वो सिस्टम में चेंज ऑफ मोमेंटम आया, बिकॉज चेंज ऑफ मास भी होगा और चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होगा। पर जब हम एक ही बॉडी की बात करते हैं और धीरे धीरे उसकी स्पीड अगर कम होती रहती है बिकॉज ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स, तो उसका मतलब उसकी सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मास सेम रहेगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं वो कार वाला एग्जांपल कि कार हमारी जो चल रही थी उसको हम अगर वापस ले आए स्क्रीन पर, और ये कार हमने देखा कि ये मोशन में थी और ये इस तरफ जा रही थी। अब इस कार के सामने अगर एक ट्रक आ जाए, एक ट्रक भी मैं बना देता हूँ, ट्रक मुझे बनाना तो नहीं आता बट फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। अब हमने देखा कि कार जो चल रही है वो इस तरफ चल रही है और वो जाके ट्रक से टकरा जाती है। तो ट्रक से टकराने के बाद जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो अब वो एक सिस्टम बन गया जहाँ पे ट्रक पहले स्टेशनरी खड़ा हुआ था, कार आके उससे टकराई, तो क्या हुआ कि कार की स्पीड अब कम हो गई और ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। बेसिकली जो मोमेंटम है वो बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट सेम रहना चाहिए। तो अब हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अगर कार की u थी और अब सिस्टम की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है आफ्टर इम्पैक्ट, और इसको होने में अगर टाइम हमारा t लगा, t सेकेंड्स, तो हम मोमेंटम कैसे निकालेंगे या चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। अब चेंज इन मोमेंटम हमेशा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है। और अगर ट्रक ना हो, अगर हम सिर्फ कार की बात करें तो कार के केस में उसमें मास चेंज नहीं होता, उसमें सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर वो ना टकराए किसी चीज से, उसमें धीरे धीरे अगर ब्रेक ही लगा दें तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो बिकॉज ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स उसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो अगर हम फोर्स की बात करें कि वो फोर्स क्या होगा, दैट विल बी द मास ऑफ द कार मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, कि कितने टाइम पीरियड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। डेल्टा वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि we can write this as force is equal to mass multiplied by delta v की जगह मैं लिख देता हूँ v minus u, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन t होता क्या है, होता तो बेसिकली एक्सेलरेशन ही है। तो इसको हम एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं।
तो ये हमारी इक्वेशन बन गई F is equal to ma. So this is the equation that we get out of the law of momentum. और ये एक्सप्लेन करता है हमारी पहली डेफिनेशन that acceleration depends upon two factors, the net force acting upon it and the mass of the object. तो अगर इधर इस फॉर्मूले से मैं A की बात करूं तो A can then be written as force upon mass, बट नॉर्मली हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं F is equal to ma. अब ये चीजें डिलीट कर देता हूं और समझते हैं, अब दूसरे डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है. तो इसके लिए मैं दो एग्जांपल्स लेता हूं. एक तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास फुटबॉल है और एक मान लेते हैं बॉलिंग बॉल. बॉलिंग बॉल आपने देखी है ना कि भारी सी बॉल होती है जिसको बॉलिंग पिन्स को गिराने के लिए हम यूज करते हैं. तो बहुत भारी बॉल होती है और फुटबॉल हल्की सी होती है. अब समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्स एक्चुअली होती क्या है और फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है. अब मान लेते हैं कि फुटबॉल पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और उसको मैं थोड़ा धक्का देता हूँ इस डायरेक्शन में, 3 न्यूटन की फोर्स है, और फिर दोबारा धक्का देता हूँ, एक फोर्स डिफरेंट फोर्स अप्लाई करता हूँ 10 न्यूटन से. अब आपको क्या लगता है कि कौन सी फोर्स से फुटबॉल ज़्यादा तेज़ी से चलेगी? ऑब्वियसली अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो बॉल की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी ज़्यादा फोर्स में. तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब अगर हम बात करें एक बॉलिंग बॉल की, कि बॉलिंग बॉल को भी, अब फुटबॉल को अगर मैंने 3 न्यूटन के फोर्स से मैंने पुश किया और बॉलिंग बॉल को भी अगर मैं 3 न्यूटन के फोर्स से पुश करता हूँ इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो अब बॉलिंग बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है. तो कौन सी चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी? फुटबॉल की स्पीड ज़्यादा होगी या बॉलिंग बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली फुटबॉल की ज़्यादा होगी क्योंकि वो भारी कम है, उसका मास कम है. तो यानी एक्सेलरेशन की बात करें तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो वी कैन राइट दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन द मास. और ये वही चीज हो गई कि मास को अगर उस साइड पर ले जाएं तो सेम चीज हमको मिल गई, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो बेसिकली दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो वही समझाने की कोशिश कर रही हैं, वही चीज है. अब अगर हम इसको समराइज कर लें एंड में, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अगर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उसमें स्पीड ज्यादा आएगी, और जो चीज जितनी भारी होगी वो उतनी कम स्पीड पकड़ेगा. और ये चीज सिर्फ स्पीड बढ़ाने में नहीं, स्पीड कम करने के लिए भी होती है. कि अगर हम कार को ब्रेक लगाएं तो कार जाके 5 सेकंड में जाके रुक जाती है, बट ट्रेन क्योंकि इतनी भारी होती है इसलिए ट्रेन में अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो उसको रुकने में टाइम लगता है. नाउ दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द ट्रेन, क्योंकि इतने सारे डब्बे हैं पीछे, इतने सारे लोग उसमें बैठे हुए हैं, तो मास बहुत ज्यादा है कार के कंपैरिजन में. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा और आपके पूरे डाउट सॉल्व करूंगा. तब ये बात हुई थी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की. वैसे मेरा मैथ्स चैनल है, बट क्योंकि किसी की डिमांड आई थी, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर भी वीडियो बनाओ, तो ठीक है, एक फिजिक्स का भी वीडियो बना लिया. चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, इस वीडियो पे क्लिक करिए, ज़रूर देखिए, और मेरी फोटोग्राफ पे भी क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना. मेरा काम था आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिखाना, आपका काम है लाइक और शेयर करना, तब हो जाएगा हमारा हिसाब बराबर. टेक केयर, गॉड ब्लेस.